हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने जो कफन कहानी है प्रेमचंद की, उसके विषय में मैंने आपको बताने का प्रयास किया था। उसको छोटे में मैंने बताया था, सारांश एक तरह से कहिए। और उसके जो मतलब उस कहानी के जो पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, उसके नाम मैंने आपको बताए थे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं और आपको जानना चाहिए कम से कम वो मतलब प्रसिद्ध लेखक जितने भी हैं, कहानीकार लोग हैं, कोई भी नाटक है, उपन्यास है, जितने इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आप पढ़ रहे हैं उसके विषय में आपको जानना ही चाहिए। उनके पात्रों के नाम जानना चाहिए। पात्रों के नाम अगर आप याद करेंगे जबरदस्ती तो फिर वो भूल जाएगा। आप एग्ज़ाम में किसी और में करके चले आएंगे। इसीलिए उसे सरसरी निगाह से उस कहानी के विषय में भी, या जो भी आपकी जो रचना है उसके विषय में भी अगर आप जानते रहेंगे तो आपको पात्रों के नाम नहीं भूलेंगे। उसके विषय में कोई भी प्रश्न आपके बनते हैं तो उससे आपके प्रश्न गलत होने के चांस बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो कफन तो मैंने बता दिया था। और आज मैं एक नई कहानी आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। बीच बीच में आप लोगों को मैं ऐसे ही कराते चलूँगी, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आए थे कि दीदी आप ये भी कराते चलिए, शॉर्ट में जल्दी बता दीजिए। ठीक है, तो आज मैं एक नई कहानी लेके आई हूँ जो कि है फरेश्वरनाथ रेणु की कहानी है। बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है और आप लोग समझ गए होंगे। ये कहानी है लाल पान की बेगम। ठीक है, लाल पान की बेगम। अब ये अगर प्रसिद्ध कहानी है तो इसके पात्रों को आपको जानना चाहिए, इसमें क्या कहा गया है, ठीक है, और क्या इसकी विषय वस्तु है। अगर इसकी समीक्षा करने की बात की जाए या इस कहानी के अंदर क्या है तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस छोटे से वीडियो में आपको पूरी जानकारी इस कहानी की मिल जाएगी। आपके प्रश्न जितने भी बनते हैं उससे आपके यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, तो कहानी के पात्रों पर पहले हम ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले ही आता है बिरजू की माँ, जो एक नायिका है, मतलब इस कहानी की मुख्य नायिका ही यही है और इसी के इर्द गिर्द ये मतलब पूरी कहानी घूमती है। तो नायिका है और एक सशक्त महिला भी है ये, जो कि सबको अपने साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। अक्सर आप देखिए महिलाएं ऐसी ही होती हैं, जैसे हम लोग हैं, कोशिश यही करते हैं कि सबको साथ लेके चलें। और लेकिन इसका स्वभाव क्या था कि जो कि पल में रूठती है और उतनी जल्दी ठीक भी हो जाती है, मतलब जल्दी से रूठना, जल्दी से फिर मान जाना, इस तरह की है ये। बिरजू के पिता ये कौन था, ये इसका मतलब कैसा था, इसका एक कहा जाए कि इसका व्यक्तित्व कैसा था, तो एक डरपोक किस्म का इंसान था जो खुद की चाह को सदैव दबाकर मतलब ये रखना चाहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही इंसान थे ये। और बिरजू और चंपिया ये दोनों कौन है, भाई और बहन है। और मखनी बुआ का भी एक रोल आता है इसमें, तो इनका मतलब जिनका कोई नहीं है, गाँव की एक मखनी बुआ है। और जंगी की पतोहू भी है, जो एक मुंहजोड़ नवविवाहिता स्त्री है। मुंहजोड़ नवविवाहिता स्त्री जैसे ऐसी नहीं जो जिसका मुंह खुला होता है, किसी कुछ भी कह देते हैं, किसी से डरती नहीं है ऐसी स्त्री। तो मुंहजोड़ नवविवाहिता स्त्री है जो बिरजू की माँ से नहीं डरती है। ठीक है, और सुनरी भी गांव की एक स्त्री है। ये सारे पात्र हैं। ठीक है, सुनरी, जंगी की पतोहू, मखनी बुआ, बिरजू, चंपिया, बिरजू के पिता और बिरजू की माँ। ठीक है, ये तो पात्र हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम शुरू करते हैं कहानी, मतलब सारांश एक तरह से छोटे में जानिए कि देखिए ये प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम जो है फरेश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित जो है ग्रामीण जीवन की कहानी है। इसमें कहानीकार ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि गांव में लोग किस तरह एक दूसरे के साथ मतलब क्या करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद तथा गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। कहानी की नायिका बिरजू की माँ है, जो कि हम लोग अभी बात किए हैं। और इसके अतिरिक्त इसमें कौन कौन से पात्र हैं, बिरजू है, बिरजू के पिता हैं, चंपिया है, मखनी पुआ है और गाँव की अन्य स्त्रियाँ हैं। ठीक है, और कहानी का ताना बाना जो है ना, कहानी का ताना बाना ग्रामीण परिवेश के आधार पर बुना जाता है। मतलब गांव की चीजें इसमें ही दिखाई गई हैं, ये समझिए, जिसे कहानीकार ने बड़े ही सहज एवं स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है। अब इसमें देखिए बिरजू की माँ के परिवार में महीनों पहले से बैलगाड़ी में बैठकर बलरामपुर का नाच देखने की योजना बन रही है। ठीक है, इसके परिवार, जैसे बिरजू की माँ जो थी ना, तो जो बिरजू का पिता था वो प्रॉमिस किया था, एक तरह से कहिए वादा किया था उसने कि वो मतलब नाच दिखाने ले जाएगा। कहाँ पे, बलरामपुर का जो नाच आएगा उसमें वो बैलगाड़ी में बैठा कर ले जाएगा। तो ये चीज़ जैसे बिरजू की माँ थी ना, सबसे घूम घूम कह के चली आई थी अपने गाँव में स्त्रियों से। ठीक है, तो वही बातें हो रही हैं, यही बात यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, अब वो भी दिन आ जाता है जिस दिन नाच आ जाती है, मेला लगा रहता है, वो भी दिन आ जाता है। अब उस दिन क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे सुबह से ही
सुबह से ही परिवार में नाच देखने जाने की चहल पहल तथा उमंग तरंग है। ठीक है, जिस दिन आ जाता है, जिस दिन नाच आ जाती है, मेला लग जाता है। अब क्या होता है कि बिरजू की माँ शकरकंद की रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। इधर किसी पड़ोसिन से कहा सुनी हो जाती है। अरे किसी पड़ोसिन, क्या आप लोग कहानी अगर पढ़ेंगे तो वही जो फुआ रहती है वही उससे पूछ लेती है कि क्या नाच देखने नहीं चलोगी क्या। तो अब इस पर ये थोड़ी सी चिढ़ जाती है एक तरह से, मतलब रूखे स्वर में जवाब देती है बिरजू की माँ की, अरे मेरे आगे अगर नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना, मतलब वो ये कहती है कि अगर जंजाल से मुक्ति मुझे ना मिले पारिवारिक तब ना मैं चलूँ। तो ऐसा उसके कहने का मतलब रहता है। तो वो जो बुआ रहती है, जो फुआ रहती है, वो चिढ़ जाती है, इस बात को बुरा मान जाती है। और वो घूम घूम के जानते ही है गांव में स्त्रियों का क्या माहौल होता है। तो इन सारी बात का ना कहते हैं हमारी भाषा में कहा फरियौनी करने या पंचायत करने, हम लोग नहीं बोलते हैं अपनी भाषा में, तो पंचायत करने लगती है। गाँव की औरतों को बुला के, देखो उसकी माँ ने ऐसे कहा, मैं तो ऐसे ही पूछ ली थी, उसकी माँ ने ऐसे जवाब दिया। तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। उसके बाद जो देखिए जंगी की पतोहू जो है, अभी आप लोग जानने हैं पात्र परिचय में कि जंगी की पतोहू जो है बड़ी मुफ्त टाइप की है, कुछ भी बोलने से किसी से डरती नहीं है। वो बिरजू की माँ से, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि बिरजू की माँ से डरती नहीं है। वह उसे क्या कहती है, लाल पान की बेगम कहती है, ठीक ना। और वो ऊंचे स्वर में उसको एक तरह से कमेंट, अपनी भाषा में कहें तो कमेंट करती है, ऊंचे स्वर में ही कुछ उसको सुनाती है, क्योंकि वो डरती नहीं है उससे, मुफ्त टाइप की रहती है, नवविवाहिता स्त्री है। अब यहाँ पे वह लाल पान की बेगम कहती है और तथा कमर पर घड़े को संभाल मटक कर बोलती हुई, चल दीदिया चल, कहकर चल देती है। अब क्या होता है भाई, बिरजू की माँ को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अब क्या होता है कि बिरजू की माँ जो है अपनी बेटी चंपिया, ठीक है, अपनी बेटी चंपिया से कहती है कि सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झड़ते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी, मतलब देर करती है वो दुकान से आने में, दुकान पर भेजी रहती है, देर करती है। अब कहती है शाम हो गई, दिया बाती का समय हो चुका है, अभी तक गाड़ी नहीं आई है ले जाने के लिए, मेला घूमने के लिए। बिरजू की माँ के सब्र का बांध टूट रहा है। आक्रोशवश वह, मतलब गुस्से में वह शकरकंद छीलना बंद कर देती है, मतलब वो खाने की तैयारी करती है, वो बंद कर देती है तथा कहती है कि यह मर्द नाच दिखाएगा, मतलब आप ऐसे चिढ़ के बोलती है। चढ़ चुकी गाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, वह बिरजू एवं चंपिया को ढिबरी बुझा देने का आदेश देती है। ढिबरी आप लोग जानते होंगे कि गांव में जब व्यवस्था नहीं होती है लाइट का, तो मिट्टी का तेल एक शीशी में भर के उसमें दिया, बत्ती डाल के एक दिया टाइप का बना दे, ढिबरी बोलते हैं उसे। तो वो उसको मतलब उम्मीद खत्म हो जाती है कि अब ये आदमी नाच दिखाने नहीं ले जाएगा अपने पति को, तो वो कहती है ढिबरी बुझा दे, अपने बच्चों को कहती है, तथा खपच्ची गिराकर चुपचाप सो जाने को कहती है। अब सोने का, अब वो भी अपने सोने का उपक्रम करती है, मतलब अपने वो सोने जाती है। उसके मन में अपने पति के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला धधक रही है। अब भाई जानते ही हैं कि अगर किसी से कोई बहुत मतलब दिन से आप वही वादा करे, और वो भी गाँव में घूम कह आई थी, और वहाँ की स्त्रियाँ भी ताने देने वाली थी, सुनाने वाली थी, तो जाहिर सी बात है उसके मन में क्रोध अपने पति के आ रहा था, पति के प्रति, कि वो उसे मतलब नहीं ले जा रहा है नाच दिखाने के लिए। वह मड़ैया के अंदर चटाई पर करवटें ले रही थी कि तभी बिरजू का पिता बैलगाड़ी लेकर आ धमकता है। अब सोचिए वो स्थिति कितनी अच्छी तरह से, आप लोग पढ़िएगा, ये सारांश है, पूरी कहानी पढ़ेंगे तो और अच्छे से, मतलब उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है लेखक की, आपको अच्छा लगेगा। गाड़ी के आता ही परिवार में खुशी की लहर छा जाती है। शकरकंद की रोटी बनती है, फुआ बुलाई जाती है, वही फुआ जिससे उसका कहा सुनी उसकी हो जाती है। बैलगाड़ी पर सभी सवार हो जाते हैं और गाड़ी बलरामपुर की ओर चल पड़ती है। गाड़ी पर पड़ोस की कुछ औरतें और भी सवार होती हैं, क्योंकि अभी हम लोग पहले ही पढ़े थे कि ये जो बिरजू की माँ रहती है सबको साथ लेके चलने वाली औरत रहती है, दिल की बुरी नहीं है, बस इसको मतलब गुस्से में ऐसा बोल देती है, लेकिन सबको साथ लेके चलने वाली, तो सभी औरतों को अपनी गाड़ी बैठा के ये लेके जाती है। फिर उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा की चमचमाती रात में खेतों में पकी धान की बालें देखकर गीत गाने लगती है, मन उसका खुश हो जाता है। और उसके बाद बिरजू की माँ जंगी की पतोहू के सौंदर्य में अपना सौंदर्य देखती है, और वही जो जंगी की पतोहू उसे जोर जोर से लाल पान की बेगम कहती है, उसी की बात हो रही है। उसके सौंदर्य में अपना सौंदर्य देखती है तथा मन ही मन स्वीकार करती है कि वह सचमुच लाल पान की बेगम है। मतलब अब इसको वो अच्छे वे में लेने लगती है इस चीज़ को, और उसके मन में अब कोई लालसा नहीं है, सभी के साथ वह भी चलती बैलगाड़ी में सो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब खुशी खुशी जाती है। तो यहीं पे ये कहानी समाप्त होती है। आप लोग यहाँ तो पात्रों के नाम जान ही गए, कहानी के सारांश भी जान गए। कभी टाइम मिले तो कहानी पढ़ने की कोशिश करिएगा। फणीश्वरनाथ रेणु के विषय में जान लीजिएगा, क्योंकि कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनका जीवन परिचय क्या है, साहित्यिक परिचय क्या है, कुछ भी बात होगी, क्या आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की हेल्प हो सके और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता सकूँ कम समय में
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि परीक्षा से संबंधित चीज़ें, मतलब स्मार्ट स्टडी जिसको बोलते हैं, वो पढ़ने की ज़रूरत है। और भी चीज़ें पढ़िए, लेकिन फिलहाल परीक्षा की तैयारी की दृष्टि से आपको चीज़ें जाननी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।